हाँ जी, सभी को जय श्री राम। एम कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। आज ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो अपना फॉर्म है वो भरेंगे अपन ऑनलाइन। डीवी फॉर्म कैसे भरना है विस्तार से एक एक स्टेप देखेंगे। एक एक चीज़ बताऊंगा आपको कहाँ क्या अपलोड करना है, ठीक है। और कितना एमबी का साइज रहेगा, कैसे अपलोड करना है, कोई इश्यू है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बताऊंगा और मेजर जो फॉर्म भरने में जो आता है इशू, वो इशू भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पहले बता रहा हूँ, लगभग 30 से 40 मिनट के बीच की वीडियो रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बाकी फॉर्म डीवी फॉर्म भरने बताए हैं तो मुझे पता है, आइडिया है कि कितना टाइम लग जाता है। तो इतना टाइम लग जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक भी स्टेप मिस होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी स्वयं की। कल को मुझे दोष मत देना कि सर आपने ये बताया था ये हो गया, ऐसा नहीं है। मैं जो बताऊंगा, मैंने पहले भी 5-6 जो है डीवी फॉर्म भर चुका हूँ। और जो अपने हिसाब से अपना कोई इशू नहीं है, अपने कैंडिडेट हैं वो भी सिलेक्टेड हैं अपने फॉर्म की वजह से, ठीक है। तो विस्तार से ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब मैं यहाँ पे देखो, वो अपना ग्रुप निकाल लेता हूँ। ये रहा, इसमें ये डॉक्यूमेंट मैंने डाल दिए जो आपको चाहिए होंगे, सारे एफिडेविट वगैरह यहाँ पे हैं। और संतान वाला दहेज वाला अभी डाला नहीं है, अभी डाल दूंगा, टेंशन मतलब जब तक आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी तब तक संतान वाले आपके इसमें पास होंगे। दहेज वाले एफिडेविट है वो आपके पास आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा, कहीं से भी देख लेना, ठीक। ज्वाइन कर लेना। एक व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका 2 नंबर वाला, यानी फैम कोचिंग का 2 नंबर ग्रुप मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिखा होगा नॉन नर्सिंग। तो नॉन नर्सिंग वाला आप ज्वाइन कर लेना। तो उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, पीडीएफ वगैरह, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी नॉर्मल डिस्कशन की बात। अब फॉर्म स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। आज है 2 जनवरी और आज अपना जन्मदिन है। उसके अवसर पर, और अपने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उसका केक अभी अधूरा था, काटा ही नहीं था। तो वो दोनों आज कटने वाले हैं शाम को, ठीक है। तो आज शाम को सारे लाइव जरूर आइएगा, लाइव की लिंक टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, ओके। तो लाइव सेलिब्रेशन होगा थोड़ा सा, छोटा सा एक। तो सारे लाइव जरूर जुड़ जाना, ठीक है। अब फॉर्म स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एफिडेविट है जो मैंने टेलीग्राम में डाल रखे हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो भी डाल दूंगा। तो पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे अपनी। देखो एक चीज़ बताता हूँ, लाइव फोरम का मेरे पास कोई एसएस वगैरह नहीं थी। तो ये जो फोरम है ये है अपना, जो एक लड़की का यहाँ पे है। तो ये उस टाइम जो सीएचओ का जूनियर अकाउंटेंट वगैरह का हुआ था, उस टाइम के स्क्रीनशॉट्स हैं ये। फॉर्म आपका यही रहेगा, यही सेम प्रोसेस है। बदला क्या है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ही आप एसएसओ खोलोगे, अपनी एसएसओ खोलोगे, तो उसमें माई रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा स्टेट का, इस पर आप क्लिक करना। तो ये जो पोर्शन है आपके पास ये खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा आ रहा है डिटेल्ड कम फॉरम कम स्क्रूटनी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप आओगे इस पेज पे। देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ इस पेज पे, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना वैकेंसी का नाम दिखेगा। जैसे आपका एचएस है तो वहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा वो आएगा ये। अब यहाँ पे देखना गौर से, इसमें है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप है। 7 स्टेप के अंदर आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। 7 स्टेप के बाद आपको फाइनल एक जो है रिसिप्ट मिलेगी कि आपको 100 रुपये का चालान भरना होगा इसमें ऑनलाइन। 100 रुपये आपके जो फ़ोन पे वगैरह से हैं वहाँ से कट जाएंगे। ई मित्र वाला काट देगा, नो टेंशन, ई मित्रा से उसके अकाउंट से कट जाएंगे 100 रुपये। तो ये 100 रुपये आपका सर्विस चार्ज रहेगा इसका, साइट का। और जो ई मित्रा वाला लेगा 500-600 ले, वो कितने ले वो उन पर डिपेंड है, कहीं 500 लेते हैं, कहीं 700 लेते हैं। फॉर्म भरने के जितने लेंगे उनको देना ही पड़ेगा यार, मजबूरी है क्या इलाज है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं फॉर्म भरना बताता हूँ, ध्यान से देखना। पहली बेसिक डिटेल्स है, एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, अगर आपने एक चीज़ भर दी और आगे सबमिट कर दिया तो आप बैक उस चीज़ पे नहीं जा सकते। आपका ये सवाल होता है, ये सवाल यहाँ पे क्लियर कर लो। आप मैंने मान लीजिए इस पे आ गए, आप जाना चाहते हैं कि वापस क्वालिफिकेशन में जाऊँ, कोई चीज़ मिसिंग हो गई, तो आप इस पे नहीं जा सकते दोबारा। आपने एक स्टेप भरना है, आपको गौर से चेक करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, ठीक है। दूसरी बात, एक डाउट ये है, दूसरा डाउट ये है कि सर मैं आज जैसे फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा बीच में रह गया, तो कल को मैं आऊँगा तो क्या है दोबारा फिर से भरना पड़ेगा? नहीं, जहाँ से आप खोलेंगे वहीं से खुलेगा दोबारा। जहाँ पर आपने छोड़ा था वहीं पर आपको सेव मिलेगा वो। जैसे आपने इसमें छोड़ा था, आपने मान लीजिए आज शाम हो गई, ये मित्रा वाले ने बोला कल भर देंगे, तो वो कल यहीं से खुलेगा जहाँ से आप भर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, 2 डाउट थे मेजर आपके जो बता दिए। अब देखो यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं अपन, बहुत हो गई बातें। पद कोड
जो भी, इसमें आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ना है, ठीक है। आवेदक का पूरा नाम, ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता है, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक फील मिलेगी, उनको ऑटोमेटिक फील रहने देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। अब ये बेसिक डिटेल वाला पहला पॉइंट चल रहा है, जब तक ये चलेगा तब तक मैं बताता रहूँगा, जब नेक्स्ट आ जाएगा। अभी भी ये बेसिक डिटेल वाला है। अब यहाँ पे जिसका विवाह हो गया है वो विवाह की तिथि डाले, ठीक है। और ये लोगों का डाउट होता है कि सर मैंने पहले तो अविवाहित किया था, बाद में मेरा विवाह हो गया, या मेरा विवाह पहले ही था लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना था, अब बन गया। तो वो जो भी है, उनको विवाह डेट और मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। जो आपने अविवाहित किया था आप उसको नहीं बदल सकते, आप उसको बदल नहीं सकते इसमें कि आप विवाहित कर देंगे, आप ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट डलेगा ना, आगे कॉलम मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर आप छुपाएंगे तब इशू है। दूसरी बात, नीचे लिखा है क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं? बिल्कुल। अगर आप जो है टीएसपी से हैं तो आप यहाँ करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे, आप नहीं रहने देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ कर देंगे अगर आप गैर अनुसूचित एनटीएसपी से हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता है। अब बात करते हैं आगे। ये पहला स्टेप चल रहा है, ध्यान रखना। आपकी संतान की संख्या, यहाँ पे अगर आपने जो संतान है वो आपको बतानी होगी कि आपकी संतान की संख्या कितनी है, आप दर्शा सकते हैं उतनी, ठीक है। अब उसके बाद जितनी भी संख्या आपने मान लीजिए 2 दर्शाई है, तो आपको ये कॉलम फिल करने होंगे। अब ये कॉलम ए वाई जिसने किया है उसके लिए क्रॉस चेक रहेंगे, ठीक है, यानी आप इनको भर नहीं सकते अब। तो अब इनका जो डाटा है वो कहाँ भरना है वो आगे बताऊंगा, अभी इसको छोड़ो। जिसने पहले अविवाहित कर रखा है और उनके बेटे या बेटी हैं, तो उनके लिए बॉक्स ऐसा ही ब्लैक रहेगा, आप इसको नहीं भर सकते, तो इस चीज़ को छोड़िए। और जो अविवाहित हैं उनको तो भरना ही नहीं है, उनको तो कोई काम ही नहीं है। जिनके नहीं है वो जीरो भरेंगे, तो जीरो रहने दीजिए, फिर ये नहीं भरना। अगर किसी ने भरा है और उसको भरना है तो देखो क्या करना है। आपके बेटे या बेटी का नाम लिखना है, उसकी जन्म लिखना है, दिनांक लिखनी है, आप ऐसे 6 तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने ये डिटेल्स आपकी उत्कर्ष खिलाड़ी वाली, ये आपकी वहाँ से जो आपका आवेदन फॉर्म है वहाँ से ली गई होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना अभी। और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना। अन्य टिप्पणी में आप क्या लिखेंगे, देखिए, यानी ये एड्रेस है, मूल निवास। आप यहाँ पे मूल निवास में कुछ भी और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसमें हिंदी में लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखें, ओके। इसका कीबोर्ड ही अलग होता है, इसका खुद का निकलता है साइट का। अब जो राजस्थान है, अगर आपका कोई जिला परिवर्तन वगैरह हुआ है तो आप अन्य टिप्पणी में वो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, हाँ, जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है वो चीज़ ध्यान रखें कि आप बोलेंगे सर पहले वाले में तो डिस्ट्रिक्ट ये था, अब नया वाला करूँ क्या या पुराने वाला करूँ, तो आप बिल्कुल, आप कोई सा भी करो। आप अब न्यू का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका एड्रेस में था या वही भर दो, या आपका नया बन गया तो आप नया वाला भर दो, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक। दूसरी बात, ये चीज़ आपकी वही ऑटोमेटिक फील रहेगी, नहीं वो पहले वाला निकलेगा। अब देखो, तो ये चीज़ हमने भरी दी। अब 2 नंबर आता है आपका स्टेप, वो क्या आता है देखो। ये तो पहला पहला वाला था, पहले का फुल स्क्रीनशॉट देख लो, ये फुल स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको अभी भरना बताया, ठीक है। ये यहाँ तक पहला पूरा भरना है आपको। ब्लैंक जो दिख रहे हैं उनको भरना है, और जो ये ब्लैक बॉक्स है इनको नहीं भरा जा सकता, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। ये पहले वाला ही है क्या? हाँ पहले वाला, ये 2 नंबर आया नहीं है अभी, रुको। तो हमने कहाँ तक भर लिया था? हमने भर लिया था अन्य टिप्पणी तक, यहाँ मूल निवास तक और जन्म स्थान तक, जो आपका जन्म स्थान है वो यहाँ तक आपने भर लिया था। अब बात आती है कि आपका पत्र व्यवहार पता, जो आपका पता है स्थायी, वही आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। बाकी और नीचे स्थायी पता है, सेम आपको यही करना है जो ऊपर आपने लिखा है, ठीक है। बाकी और क्या रह गया, राज्य चुने, आपका राज्य डिस्ट्रिक्ट, ये नॉर्मल चीज़ें जो आप कर सकते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। मेन चीज़ आगे स्टार्ट होगी, बताऊंगा, रुको, वेट करो, सब्र करो। मैंने पहले बोला था वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना एक एक स्टेप। तो ये चीज़ मैंने बता दी, एड्रेस है, हाँ जी बाकी गाइस। इसमें कुछ है नहीं। तो अब अगले स्टेप हाँ पे जी चलते गाइस हैं। सभी। अच्छा सुनो, एक चीज़ रह गई थी, वो ये थी कि जब आप डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर क्लिक करोगे, रिप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको एक ऐसा जो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही ऐसी चीज़ मिलेगी आपको। इसमें आपको क्या करना है, इसमें टिक मार्क करना है, इसमें ये जो दिख रहा है ये बॉक्स, इसमें टिक मार्क करके, और ये जो लिंक दी गई है इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी एक आपको। वो पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, बैक आ जाना, फिर वापस आप ओके पे क्लिक करना, तो ये आपकी जो है फॉर्म ओपन होगा। ये चीज़ पहले बता रहा हूँ क्योंकि बाद में लोग सोचते हैं यार ओके पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है। तो इस पर क्लिक करनी है, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्योंकि उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। वैसे पढ़ने नहीं, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो।
तो ये पहला पॉइंट था अपना, ये हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट पे चलता हूँ। देखो ये आ गया सेकंड पॉइंट। हाँ जी। अब सेकंड पॉइंट आपका है एजुकेशनल डिटेल्स वाला, जिसमें आपको एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी वो जो ऑनलाइन है वो फैच करेगा डिटेल्स, जैसे मार्कशीट वगैरह, वो चीज़ ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया गया है ये दिख नहीं रहा है, इसमें स्क्रीनशॉट में मिसिंग है, तो इसमें क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा आएगा आपका 10वीं, यहाँ पे लिखा आएगा 12वीं, यहाँ पे लिखा आएगा आपका ग्रेजुएशन या जैसे भी स्नातक वगैरह लिखा है, तो वो चीज़ यहाँ पे नीचे डिटेल से देखने को मिलेगी। पहला होगा 10वीं, फिर होगा 12वीं, ये चीज़ तो नेसेसरी है। उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आएगी, फिर आदि स्नातक आएगा। तो ये ऐसे 4 चीज़ जो है मैं डिटेल से ले रहा हूँ, बाकी एक आध नीचे हो सकती है जैसे अपनी क्वालिफिकेशन की है उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपको देना क्या क्या है, मान लीजिए ये 10वीं का कॉलम है पहला। यहाँ पे आप क्लिक टू फैच पे क्लिक करेंगे तो आपकी मार्कशीट ऑटोमेटिक फैच करेगा ये आरबीएससी बोर्ड से। फिर रिजल्ट टाइप में आपको लिखना है परसेंटेज बेस्ड है या ग्रेड बेस्ड है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। कुल अंक, मतलब पेपर आपका जब हुआ था तो वो लगभग 600 का ही होता है अपना आरबीएससी का, तो ठीक है। प्राप्तांक, आपने जितने अंक प्राप्त किए उसमें 600 में से वो लिखने हैं। परसेंटेज आप जब इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्लिक जो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, आपको लिखना नहीं है कोई कैलकुलेट करके, ऑटोमेटिक कर देगा ये। कोर्स की अवधि महीने में, यानी आपका जो आपने 10वीं की वो कितने महीने की थी, तो 1 साल की होती है, 12 महीने की, ऐसे ही 12 महीने की होती है। अब देखेंगे बीएससी इसमें कितना करें, तो 3 साल की होगी। 3 साल या किसी की 4 साल के होते हैं, तो 12 मंथ के हिसाब से, जैसे यानी यहाँ पर इनों का बीएससी बीएड था तो यहाँ पे 48 लिखा है, 12 चौका 48, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, जितने भी आपका ईयर का कोर्स होता है, जैसे बीएससी 3 का था, बीए 3 का होता है, तो अगर कोई मिक्स करता है जैसे बीएससी बीएड बीए बीएड करता है तो उनका 4 साल का हो जाता है, वो चीज़ है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और जारी दिनांक भरनी है। अब ये क्या चीज़ है वो देखो, जारी दिनांक तो वो होगी जो आपकी मार्कशीट पे लिखी होगी, मार्कशीट की जारी दिनांक, तो वो चीज़ें वहाँ पे रिजल्ट की जारी दिनांक होती है आपकी, वो आ जाएगी। फिर आएगा आपका 12वीं का, ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर बीएससी में कौन सी करें, बीएससी में तो 3-4 मार्कशीट हो जाती है, सेमेस्टर वाइज करें तो 6-7 हो जाती है, फिर कौन सी करें, डिग्री भी है। तो आपको लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, यानी या तो थर्ड ईयर की या फोर्थ ईयर की, उस मार्कशीट का जो रिजल्ट आया था, जहाँ से आपको पता लगा था कि हमने बीए कर ली है या बीएससी कर ली है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भरनी है। जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भरना ही है यहाँ पे, आपने अगर कर रखी है और आप देना चाहें, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एचएस में दी गई है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब ये 2-3 चीज़ भरनी है, ये टेंशन मतलब जो आपने आवेदन में भरा था वही कॉलम आपके खुले होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आपने आवेदन में दिया था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भरनी होगी। और यहाँ पे आपको पीडीएफ डालनी है। अब इसका साइज जो है आपका, वो शायद यहाँ पे आपको 500 KB मिलेगा, वो खुद बता देगा जब आप भरेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, उसमें लिखा भी होगा, शायद आगे बता दूंगा मैं साइज इसका, ठीक है। यहाँ पे पहला साइज 500 KB का होता है, और जो अगला होता है ना, नेक्स्ट एक बार और भरने होंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट, वहाँ पे होता है 500 KB से और यहाँ पे 2 MB तक ये साइज होता है पीडीएफ का। तो यहाँ पे 500 KB के अंडर की पीडीएफ रखेंगे, डाल देंगे, और अगर ये नहीं लेता है तो ये खुद बता देगा कि इतना साइज आपको रखना है। तो वो चीज़ कोई इश्यू नहीं है मेजर, ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी मैं टेलीग्राम में एक बार डाल दूंगा, क्योंकि अब फॉर्म भरे हुए मुझे भी बहुत दिन हो गए, याद ही नहीं है कितना साइज मंगा था। उसका तो याद है मुझे, उसका था 500 KB से 2 MB, 500 KB से 2 MB था अगले जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें। लेकिन इसका याद नहीं है, तो मैं दोनों का कंफर्म टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट आता है आपका, इसी के अंदर है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है, ये उस चीज़ के लिए है यदि आपने जो शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्ण नहीं थी, किंतु आवेदक अंतिम तिथि, यानी जो आपका एक वो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र जो आप प्रधानाध्यापक से भरवाते हैं, यानी आप अपीयरिंग में होते हैं, तो ही उनको क्रॉस चेक करना है। अगर आप उनको क्रॉस चेक कर रहे हैं और आप वो दे रहे हैं शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, तो ही करना है, बाकी किसी को नहीं करना। जो अपीयरिंग में नहीं थे उनको नहीं करना, जो अपीयरिंग में थे और उन्होंने शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र बनवाया है अपने कॉलेज से, तो वो इसको टिक मार्क करेंगे। इंटर्नशिप में आपको कुछ नहीं करना, इसको खाली रहने देना है। आगे रजिस्ट्रेशन, ये आरएनसी वाला है, ये जो CHO एनएम नर्सिंग के लिए उनके लिए है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। ये ऑप्शन हो सकता है आपके हट जाए, और ना भी हटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रहने देना, ठीक है। अगर हट गया है तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
बाकी आता है आपका, यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित किया गया है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो इस चीज़ को कुछ नहीं करना, आपको खाली छोड़ना है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है अपना, देखो अब आता है 3 नंबर एक्सपीरियंस डिटेल्स। आपने हमने 2 नंबर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर दी, 3 नंबर है एक्सपीरियंस डिटेल्स अपनी। तो एक्सपीरियंस सबका नील होता है, एक्सपीरियंस अपना है ही नहीं। अगर किसी का है तो वो अपना यहाँ पे संस्था का नाम, पता और पंजीयन संख्या, जहाँ से पर आपने काम किया उस संस्था की पंजीयन संख्या जो है वो, पंजीयन विभाग कौन सा है आपका, ठीक है। यानी पद हेतु अगर अनुभव मांगा है तो वो चीज़ यहाँ पे भरनी है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। अब नेक्स्ट डिटेल्स आपकी आती है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। इसमें आपको साइज मेंशन है प्रॉपर, साइन का और फोटो का। आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है, यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखें, कहीं सिग्नेचर वाले में फ़ोटो ना कर दें, फ़ोटो वाले में सिग्नेचर ना कर दें, ध्यान से पढ़कर अपलोड करें। तो यहाँ पे आपको चूज एन फाइल पे क्लिक करना है और अपनी फ़ोटो जो है अपलोड कर देनी है यहाँ पे, और इसमें कोई ऐसा कोई झंझट नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ होने के बाद आपको साइज़ यहाँ पे मेंशन है, ये साइज़ ध्यान रखना। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा एप्लीकेशन चेकलिस्ट, जो सबसे बड़ा स्टेप है, ये वाला और ये वाला, ये 2 स्टेप सबसे बड़े स्टेप है। ध्यान रखें, इस चीज़ को ध्यान से भरें। देखो अब, तो एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला स्टेप यहाँ से ऐसे खुलता है। तो इसमें आपको 2-4 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, मैं एक बार पढ़ पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान रखें। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी योग्यता इस भर्ती के लिए मांगी गई है वो विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे समकक्ष या भिन्न है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे बीएससी मांगी गई है तो आपने बीएससी कर रखी है क्या, तो ये चीज़ है। तो आपने हाँ जी बिल्कुल जो मांगा है हमने वही कर रखा है, या मान लीजिए आपका डिप्लोमा है कि उसके मतलब जैसे कई बार होता है ना कंप्यूटर की वैकेंसी में बीटेक वाले चल जाते हैं, हालांकि बीटेक रिक्वायर्ड नहीं होती उसके लिए, मांगी नहीं होती, पर वो बीटेक वाले अलाउड होते हैं उसमें, तो वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपके पास कोई समकक्ष डिग्री है तो आप उससे भिन्न किंतु समकक्ष करेंगे, लेकिन सर्वथा अनुरूप है तो सर्वथा अनुरूप करेंगे, लगभग का सर्वथा अनुरूप ही रहेगा, ठीक है। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है, तो ये चीज़ तो आप खुद समझ सकते हैं। यानी आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उससे पहले आपने जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए बीएससी मांगेगी तो बीएससी आपने कर ली थी या नहीं की थी, तो वो चीज़ है। वो चीज़ आपने यदि कर ली थी तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्राप्त क्लिक रहने देंगे, वरना आप इस पर टिक करेंगे, ओके। यानी आपने बाद आपका रिजल्ट आया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे बाद में। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता नहीं की गई थी, यानी यदि आपने ये किया था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने उत्तीर्ण नहीं किया और आपने ये ऑप्शन कर दिया, तो आगे आपको क्या करना है, आगे करना है तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक, ठीक है, उस परीक्षा की अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम, मान लीजिए उसका 3rd ईयर है अंतिम वर्ष, तो आप 3rd ईयर का पेपर दे चुके थे क्या, ये चीज़ इन्होंने पूछी है। मान लीजिए आपने उत्तीर्ण नहीं किया तो आपने पेपर दिया था क्या, तो वो चीज़ अगर आपने दिया था तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जिन्होंने ये यहाँ पे ये टिक किया है वो भी ये करेंगे, और जिन्होंने यहाँ पे ये टिक किया है तो उनकी 2 कंडीशन बन जाएगी फिर, कि आप पेपर में बैठे थे या नहीं बैठे थे। तो नहीं बैठे थे तो आप तो वैसे भी बाहर होगी, ठीक है, क्योंकि फिर तो आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है, फिर आपको ये करना है, ठीक है। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी। अब यहाँ पे नया आता है कि जो मान लीजिए आपका एचएस का एग्जाम हुआ था, तो आपका एचएस का एग्जाम हुआ उससे पहले आपने जो है सारी डिग्री वगैरह कंप्लीट कर ली थी, तो आप इसमें क्लिक रखेंगे, सबको रखना है ये चीज़, ओके सबको। और यहाँ पे केवल साक्षात्कार ये भी सबको रखना है, ये 2 चीज़ सबको रखनी है, ठीक है। और इन दोनों में थोड़ी सी कंडीशन, ये इस एक में थोड़ी सी अलग कंडीशन आएगी, बाकी इसमें लगभग यही आएगा सबका, और इसमें सर्वथानुरूप ही आएगा सबका। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात थी, ये 4-5 पॉइंटों में। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक, एक सेकंड हाँ, अब आता है श्रेणी या वर्ग।
तो ये चीज़ है। अब इसमें अगले पॉइंट आते हैं श्रेणी का। वो तो था क्वालिफिकेशन का, ये था श्रेणी का पॉइंट है उसमें ही, एप्लीकेशन चेकलिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो अपना है वो है अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित उसी श्रेणी से या उससे भिन्न श्रेणी से, यानी आपने जो श्रेणी भरी थी आवेदन फॉर्म में, क्या आप अब भी उस श्रेणी में है, या मतलब आप मान लीजिए पहले जनरल में थे अब ईडब्ल्यूएस में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे चेकलिस्ट करनी होगी। अगर आप उसी से हैं तो उसी में रखेंगे, भिन्न है तो भिन्न में करेंगे। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ। मान लीजिए आपने ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया, तो ओबीसी का प्रमाण पत्र आपका जो है आवेदन की तिथि से पहले बन गया था या बाद में बना है। तो एक मतलब आप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आप ईडब्ल्यूएस में है, जनरल से आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप आवेदन के बाद आते हैं या पहले आते हैं, दो चीज़ पूछिए। तो आवेदन के बाद आए तो बाद में, पहले आए तो पहले। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया था, यानी आपने ईडब्ल्यूएस वगैरह दिया है जाति वगैरह, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी थे या आप मूल निवासी नहीं है। तो यहाँ पे आपने को राजस्थान का मूल निवास अगर आपने दिया है तो वो आपको यहाँ पे टिक रखना है। टीएसपी निवास केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू, तो ये कुछ आपको कुछ नहीं करना है, इसमें खाली रहने देना है। और इसमें ये बाहरी राज्यों के लिए है, इसमें क्या करना है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या आप उसने अपने मूल राज्य में आरक्षित श्रेणी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, यानी आप हरियाणा से पेपर दे रहे हैं और हरियाणा में आप ओबीसी में आते हैं, तो क्या आपने ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है यहाँ पे, तो वो हाँ या ना यहाँ पे मेंशन करेंगे। बाकी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अदर स्टेट वाला किस में जाएगा, जो अपना जर्नल है उसमें कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनुभव। तो अनुभव तो वहाँ पे आपने जो पहले डिटेल्स भरी थी उसके आधार पे आपको देना है। तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं भरना आपको, ठीक है, क्रॉस चेक रहने देना है। जिसका अनुभव है वो एक आध पढ़ के भर देना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी आता है अभ्यर्थी की विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में निर्धारित आयु क्या है, यानी आपकी विज्ञप्ति यहाँ पे आपकी डेट मेंशन होगी, जो भी यहाँ पे डेट दी गई है उसको कैलकुलेशन करके आपकी जो भी डेट आ रही है वहाँ पे आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे 25 वर्ष 4 माह 25 दिन जैसे ये भरा गया है। फिर आता है विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, यानी विज्ञप्ति में जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज दी गई है वो कितनी है। जैसे 21 से 40 दी हुई होती है भर्ती में, वैसे कई भर्ती में 18 से 40 होती है, तो वो यहाँ पे आप भर दें जो भी आपकी भर्ती में है। नेक्स्ट स्टेप है आपका, मैंने बोला था ये बहुत बड़ा है, टेंशन मत लो, और ये इसका शायद लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया गया है, वो प्रावधान इसमें शायद 18 से 25 पॉइंट के बीच में है शायद, कुछ देखेंगे आगे देखेंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है एक से। अब यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी आयु सीमा में छूट जो आप लेना चाहते हैं। अगर कोई 40 वर्ष से ऊपर है वो आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं तो वो अपनी कैटेगरी यहाँ पे देखेगा कि कौन सी कैटेगरी में अपन छूट लेना चाहते हैं, यानी सामान्य वर्ग की महिला है या जो विधवा या तलाकशुदा है, तो वो यहाँ पे उनकी जो छूट कितनी है और आप उसको छूट ले रहे हैं तो इसमें टिक मार्क करेंगे। और जो लोग 40 से नीचे हैं जिनको छूट नहीं चाहिए वो इनमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जिनको छूट चाहिए वो अपनी कैटेगरी के सामने चेक बॉक्स करना है, बाकी किसी को नहीं करना। अब ये ऐसी कैटेगरी कितनी है वो देख लेते हैं। 6 तो ये हो गई, 18 है टोटल, देखो 18 कैटेगरीज है, बाकी ये रही 6 से लेकर 15 तक और 15 से 18 तक ये रही, ठीक है। तो ये चीज़ ये 18 तक होगी। अब मेन काम आ गया क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला, और ये जो है ये मैं आपको बताऊंगा जो आपका एचएस में दिया गया है वो वाला, ठीक है, क्योंकि इनमें ये जो पॉइंट है वो एक आध बदल जाते हैं वो चीज़ें। तो मैं आपको जो एचएस वाला है न्यू वो दिखाता हूँ। तो ये एक भाई ने ग्रुप में सेंड किया था, उसका धन्यवाद। क्योंकि हम जब लोगों से मांगते हैं तो लोग पासवर्ड आईडी देते नहीं हैं जल्दी से। पहले तो क्या था, जो मुझे मेरे पास हैं स्क्रीनशॉट्स उसमें तो मुझे मिल गए थे पासवर्ड आईडी, क्योंकि वो जो अपने कैंडिडेट थे वो बहुत ज़्यादा थे सीएचओ एएनएम वगैरह में, तो उनको देना पड़ा, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस टाइम न्यू फॉर्म निकले थे और कोई भरना बता नहीं रहा था। सबसे पहले फ्रेम कोचिंग ने ही शुरुआत की थी बताने की, तो वो चीज़ तो उनको देनी पड़ी थी मजबूरी में। वैसे मैं कुछ करता थोड़ी हूँ यार, तो आप लोगों के साथ ही शेयर करता हूँ वो चीज़, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जिन भाई ने शेयर किया उनका धन्यवाद। तो यहाँ पे आपसे कितने डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं देखो।
टोटल है 26। अब 26 में आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, ध्यान से देखिएगा। पहला आता है उपाधि। अब आपकी जो मार्कशीट अपलोड हुई थी पहले, वो चीज़ यहाँ पे 10वीं 12वीं की तो यहाँ पे देनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको जारी दिनांक लिखनी है या जारी क्रमांक लिखना है। यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, यहाँ पे जारी क्रमांक आ जाएगा मार्कशीट का। अगर एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें होंगी, वो क्या होंगी पहले वो डिटेल सुन लो। पहली होगी कि सर जारी क्रमांक मान लीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट हम देंगे तो उस पर जारी क्रमांक नहीं होगा। जैसे कॉलेज वाले में तो मिल सकता है, लेकिन अपन जो बनवाए हैं स्टेट वाले वो उस पर नहीं होगा, और जो स्टाम्प वगैरह बनवाए हैं उन पे नहीं होंगे, तो जारी क्रमांक क्या देंगे। तो आप उसमें रैंडम 5 से 6 अक्षर यानी 000 भी लिख सकते हैं, 11111 भी लिख सकते हैं। 5-6 अक्षर आप रैंडम लिख दें इस चीज़ में तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। बाकी आती है जारी दिनांक। अगर किसी में जारी दिनांक नहीं है आपकी डॉक्यूमेंट में, मोस्टली डॉक्यूमेंट में आपको जारी दिनांक मिलेगी, मोस्टली डॉक्यूमेंट में आपको डेट ऑफ इशू मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिए। फिर उस डॉक्यूमेंट का आपको अंदाज लगाना है कि ये डॉक्यूमेंट इस डेट का इस महीने में हो सकता है। फिर वो डेट आपको अंदाजे से भरनी है और उसका कोई ऑप्शन नहीं। अब आती है जी संलग्न संख्या। अब संलग्न संख्या 2 टाइप से भरी जाती है। कैसे, एक तो ये होता है कि जो अपने पेज संख्या है, जैसे 1 पेज हो गया, फिर 2 पेज हो गए, फिर 3 पेज हो गए, वो होगी, एक तो वो संलग्न संख्या हो गई। एक संलग्न संख्या होगी डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की संलग्न संख्या नहीं भरनी है, आपको यहाँ पे भरनी है पेज की संलग्न संख्या। यानी आपके डॉक्यूमेंट में जैसे मार्कशीट में एक ही पेज होता है, तो एक पेज है तो आपने एक दिया है यहाँ पे। यानी पीडीएफ जब आप अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो उस पीडीएफ में कितने पेज हैं। अब पीडीएफ का मतलब ये नहीं है कि आप एक पीडीएफ में, जैसे एक पीडीएफ में तो 2 पेज दिखेंगे, जैसे ये पेज है ऊपर वाला और इसका एक नीचे वाला हिस्सा होगा, एक ऊपर वाला हिस्सा होगा, 2 हिस्से होंगे, तो पीडीएफ में 2 पेज दिखेंगे। लेकिन वो पेज एक ही है तो वो संलग्न संख्या एक ही रहेगी यहाँ पे। तो ये चीज़ नहीं है कि आपने पीडीएफ में पेज देखे और वो भर दिए, ऐसे नहीं है। आपको ये भरना है, जैसे आपने एक मार्कशीट आप दे रहे हैं तो आप एक संलग्न संख्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक एफिडेविट दे रहे हैं संलग्न संख्या एक लिखेंगे। पेज के हिसाब से आपको संलग्न संख्या ऐसे नहीं देनी है, पीडीएफ के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। अब जो मार्कशीट है, मान लीजिए हमने यहाँ पे उपाधि प्रमाण पत्र आपको क्या देना है, ये चीज़ ध्यान रखो। एक चीज़ ध्यान रखो, जो हमने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनमें अपने मार्कशीट अपलोड की थी, यहाँ पे आपको जो उपाधि यानी डिग्री देनी है, यहाँ पे डिग्री, ये चीज़ ध्यान रखें। मार्कशीट वगैरह यहाँ पे अपलोड ना करें, मार्कशीट की आपको डिग्री देनी है। और यदि आप अपलोड करते हैं, ये अगर आपने पहले नहीं दी तो आपको क्या करना है, पूरी पीडीएफ में एक साथ सभी मार्कशीट विद डिग्री यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। डिग्री ध्यान रखें, डिग्री जरूर अपलोड करनी है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो दिनांक वगैरह आएगी वो डिग्री की आएगी। संलग्न संख्या यहाँ पे कितनी आएगी, तो आपने जितनी मार्कशीट है यानी 5 मार्कशीट है प्लस 1 डिग्री है, संलग्न संख्या 5 होगी यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये 12वीं का हो गया। 12वीं में किसी का जैसे वो होता है ना, जो आपका प्रमाण पत्र होता है, वो 2010 से पहले अलग आता था प्रमाण पत्र, 12वीं और 10वीं। तो वो यहाँ पे प्रमाण पत्र देंगे अपना, ठीक है। मार्कशीट आप पहले अपलोड कर चुके हैं, वो आपको करने की दोबारा जरूरत नहीं है, आपको प्रमाण पत्र देना है। लेकिन 2010 के बाद जिन्होंने पास आउट किया है 10वीं 12वीं, तो उनका एक ही मार्कशीट में होता है, वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आगे बैक दोनों साइड से अपलोड करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आप बीएससी वगैरह की डिग्री कर रहे हैं, इनमें आपको क्या करना है, अगर बैक साइड आपका वाइट है तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर बैक साइड में आपके हस्ताक्षर वगैरह हैं, सील वगैरह है कॉलेज की, तो आपको एक मार्कशीट की जो है बैक साइड से फोटो डालनी है। बाकी आप सीधी डाल दें, एक मार्कशीट की दोनों साइड से फोटो जरूर डालें। और क्या रह गया होगा, 5 नंबर पॉइंट आता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा है, वो चीज़ ध्यान रखें। ये वो चरित्र प्रमाण पत्र है, अब आगे भी मिलेंगे आपको चरित्र प्रमाण पत्र के ऑप्शन, ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो देने हैं, और एक एक ऑप्शन और है, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये रहा 19 और 20 नंबर, ये भी चरित्र प्रमाण पत्र के हैं। और जो, यार एक सेकंड, और जो अपना है 5 नंबर, ये भी चरित्र प्रमाण पत्र के हैं। अब ये 3 क्यों है, ये चीज़ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये मुझे नहीं हो रहा। देखो कैसे, ये जब वेबसाइट शुरू में बनाई गई थी, पहले जीएनएम के लिए बनाई गई थी, तो उसमें क्या हुआ कि जब आरएसएसबी ने शुरुआत की, तो शुरुआत में आपको पता है इश्यूज होते हैं, तो उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र का एक बॉक्स डाल दिया और इसी में हमने तीनों अपलोड कर दिए उस टाइम, क्योंकि उस टाइम और ऑप्शन नहीं था।
बाद में इन्होंने सुधार किया और दोनों ऑप्शन अलग बना दिए, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हटाया उन्होंने। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में कोई स्टार वगैरह नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार लगा हुआ है वो भरना नेसेसरी है, जैसे ये अटेस्टेशन का लगा है, ठीक है। तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें भरना चाहें तो आप एक कोई भी चरित्र प्रमाण पत्र या तो स्टेट वाले दोनों लगा दो, या फिर आप जो आपका लास्ट एजुकेशन वाला है वो लगा दो। अगर खाली ना छोड़ना चाहो तो कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब ये एनओसी है, ये उन्हीं के लिए जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या कहीं सर्विस करते थे, तो उनके लिए ये चीज़ है, बाकी आपके लिए नहीं है, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है। मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी मूल निवास आपको देना है। अब मूल निवास डिजिटल वाला यहाँ पे फैच होगा, ध्यान रखना। जो आपने डिजिटल बनवाया है अभी या पहले बनवाया था, वो वाला यहाँ पे आपको फैच करना है। अब दो चीज़ें होंगी, यहाँ पे फैच होती ये आपका फैच कर लेगा, और आपको ऑफलाइन के टाइम अगर आपके पास पुराना है नया है तो आपको दोनों लेके जानी है। दोनों का मतलब ये है जिसने आवेदन के बाद जो मूल निवास बनाया है उसको ही दोनों लेके जाने हैं। लेकिन किसी का अगर पहले मूल निवास बना हुआ है, मूल निवास की वैलिडिटी वैसे 10 साल होती है, तो पहले आपका बना हुआ है तो आप वही मूल निवास ले जा सकते हैं ऑफलाइन के टाइम, फिर आपको दो ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपका नया बना है अभी रिसेंटली एग्जाम के बाद, सॉरी आवेदन के बाद, तो आपको दोनों ले जाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको नया वाला ही डलेगा, चीज ध्यान रखिए, नया वाला ही डलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन फैच होता है ये चीजें, ओके। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आएगा, यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। एस सी एस टी का ऑल टाइम वैलिड होता है तो उनको तो वही देना है, कोई एफिडेविट अलग से देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। और एफिडेविट का कॉलम आपको यहाँ पे अलग से मिलेगा, एफिडेविट इसमें मत डाल देना, ठीक है। तो ये खासकर बात उनके लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एमबीसी के लिए। विवाह प्रमाण पत्र देना है आपको यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है ये। अटेस्टेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देना है, जो अटेस्टेशन फॉर्म की मैंने पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम ग्रुप में, 2 पेज थे उसके, वो भर के गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने थे, और वो साइन करवा के वो पीडीएफ जो है वो यहाँ पे डालनी है आपको, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट तक हो गया। अब 11 नंबर पॉइंट तक। अब देखो, जो लोग मुझसे बोल रहे थे ना कि 2.5 लाख वाला आय प्रमाण पत्र जब मांगा ही नहीं है तो क्यों देना है, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, उसमें लोगों ने बोला था। तो भाई मैं फॉर्म भरवा चुका हूँ, मैं कोई चीज़ बोलता हूँ मैं ऐसे नहीं बोलता। तो ये देखो यहाँ पे मांग रखा है। अब ये किसको देना है, ये उसी को देना है जिन्होंने जो है अपनी फीस में यानी फॉर्म फीस में छूट ली थी या आय 2.5 लाख से कम भरी थी, तो उन्हीं को देना है ये, बाकी किसी को नहीं देना। और एस सी एस टी वाले बोलते हैं सर हमको देना है, बिल्कुल आपको तो बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। एस सी एस टी वालों को ये बात नहीं है, ये बात उनके लिए है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एमबीसी के लिए। उन्होंने अगर 2.5 लाख से आय कम भरी है तो उनको देना पड़ेगा। अब आय किस में कम भरी होती है, आवेदन फॉर्म में, ध्यान रखना। अब कुछ लोग सोचेंगे सर कहाँ कहाँ भरी थी, याद ही नहीं है, ठीक है। डिप्लोमा धारक का प्रमाण पत्र। अब डिप्लोमा धारक यानी अगर आपने समकक्ष कोई डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हस्तलिखित वाला और शब्द पत्र वाला, ये दोनों मैंने भरने में बताए हैं, लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अटेस्टेशन का, शब्द पत्र का, दहेज का, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। भरना कैसे है उसको वीडियो में लिंक में बताया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में है सारे लिंक, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ओके। अगर किसी को नहीं भरना आता तो बाकी पीडीएफ आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोनों मैंने बता रखे हैं, दोनों वो पीडीएफ दोनों यहाँ पे डाल देना। ये जो है शब्द पत्र वाला, इसमें आपका जो कुटरचित वाला है वो आएगा, ध्यान रखें, कुटरचित वाला आता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपको देना है, और ये 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। हस्तलिखित वाला नॉर्मल हाथ से भरना है, ये चीज़ मैंने भरनी बताई है उसमें वीडियो में, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। जाति शपथ पत्र यहाँ पे, अब जाति का लफड़ा आता है, तो जाति का लफड़ा जो जिसका था उसको यहाँ पे किसी ने कास्ट का एफिडेविट जो बनवाया है वो एफिडेविट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक। अब जाति वाला हो गया, उसके बाद आएगा बच्चों का घोषणा पत्र यानी संतान संबंधी शपथ पत्र, और दहेज का शपथ पत्र, दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए। अब इन दोनों में लफड़ा क्या है, लफड़ा ये है कि आपने इनका एक ही बनवा लिया है, क्योंकि शादी तो आप बनते हो ना, वीडियो पहले देखी नहीं थी मेरी, वीडियो देख लेते काम आ जाती। शादी बन गए, दोनों बनवा लिया, तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। सीधी बात है, अगर किसी ने इनका एक ही बनवा लिया है तो एक दोनों में अपलोड कर देना सेम। और जिन्होंने अलग अलग बनवाया, जैसे किसी ने मेरी वीडियो देख के बनवाया है तो उन्होंने ऐसे बनवाया होगा कि दहेज और धूम्रपान का एक साथ है तो वो एक साथ अपलोड करना, बच्चों का अलग से बनेगा तो बच्चों का इसमें अपलोड कर देना, ठीक है। और ये स्टाम्प पे बनवाने होते हैं 50 रुपये के,
तो ये चीज़ इनकी पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेंशन मतलब। और वैसे भरना मैंने बताया है उसमें कैसे आपको करवाना है, भरना है। तो ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी। फिर आता है राजपत्रित अधिकारी से जो चरित्र प्रमाण पत्र आपने 2 बनवाए हैं वो 2 यहाँ पे डालेंगे आप। अंतिम संस्थान का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास चरित्र प्रमाण पत्र बीएड का है पर मैं बीएड की डिग्री नहीं डाल रहा, तो क्या डाल दूँ चरित्र प्रमाण पत्र? हाँ जी बिल्कुल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसकी डिग्री नहीं डाल रहे आप उसका चरित्र प्रमाण पत्र डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पहले का डाल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। धोखाधड़ी घोषणा पत्र ये कौन सा है? ये वो है आपका कुटरचित वाला, तो वो चीज़ है। इसमें स्टार मार्क नहीं है तो आप इसमें, वैसे तो आपने एनए में अपलोड कर दिया था तो आप इसे यहाँ भी अपलोड कर देंगे एनए पत्र की जगह, ठीक है। और एक सेकंड रुकना। अब ये देखो जो शब्द पत्र यहाँ पे 15 नंबर पे हमने डाला था शायद, और एक था, कहाँ पे था, एक और था ना, या 15 नंबर पे था, मैं भूल गया क्या? हाँ 15 पे था शब्द पत्र। और एक ये पूछा है धोखाधड़ी वाला, तो धोखाधड़ी वाला 21 में और 15 में सेम आपको अपलोड करना है, ठीक है, जो आपका कुटरचित वाला है वो। फिर आएगा भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, यानी आपने भर्ती के लिए कोई विशेष, जैसे आपका डाइवोर्स कैटेगरी है, विडो कैटेगरी है, उनके लिए अगर कोई विशेष प्रमाण पत्र है तो वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, या पीएच कैटेगरी का वो प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र ऊपर मांगा है। इनकम सर्टिफिकेट, जैसे 2.5 लाख से आय कम है उनके लिए है। अगर कोई देना चाहे आय प्रमाण पत्र अपना तो वो यहाँ पे दे सकता है, और जिनका 2.5 लाख वाला है वो भी यहाँ पे सेम अपलोड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये सब आप ही से मांगा है, बाकी किसी वैकेंसी में नहीं मांगा पहले डीवी के टाइम। तो इसमें आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में आपका जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होगा आपको यहाँ पे। दूसरा आएगा आयु में छूट का प्रमाण पत्र, यानी आप आयु में छूट चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो ही आपको ये फिल करना है, वरना नहीं करना। अन्य प्रमाण पत्र, यानी आपका जो अन्य एफिडेविट जैसे बचते हैं, जैसे आपने कोई नाम का मिस्टेक का एफिडेविट बनवा रखा है या कोई और डॉक्यूमेंट आपका है वो आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो कहाँ करें, तो वो आप इसमें अन्य में कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, वो नेक्स्ट पेज में निकाल लेता हूँ। तो हमने यहाँ तक भर लिया क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट तक। अब आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ये अपना लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप को ध्यान से देखेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म का जो आपने भरा था वो आपको यहाँ पे और भरना होगा फिर से। एक तो आपने ऑफलाइन में भरा है अभी, जिसकी पीडीएफ अपलोड हुई है वहाँ, एक आपको अब ऑनलाइन भरना होगा। तो कैसे भरना है, और जिसने अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भर रखा है उनको समझ नहीं आ रहा कैसे भरना है, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें। अब बात आती है, देखो कंठ सूख गए बोलते बोलते। अब देखो यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, नॉर्मल जो आपका एड्रेस है वही, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट जो आपका इसी के अंदर चलेगा सब कुछ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी आप अगर 1 साल से कहीं और रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम आपने वहाँ स्पेंड किया है कहीं रह रहे हैं, तो वो आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। बाकी इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है ये वाला, फैमिली डिटेल्स का। तो फैमिली डिटेल्स आपको देनी होगी फादर की, और फादर का नाम, नेशनलिटी आपकी जैसे इंडियन, और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आपको यहाँ पे देना है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आपको फार्मर है पापा तो फार्मर आप यहाँ पे देंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे देंगे। बाकी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ठीक है, आपका जो एड्रेस है पापा का वो देंगे, परमानेंट एड्रेस, ये दोनों एड्रेस सेम ही होते हैं। ऐसे मदर वाइफ ब्रदर सिस्टर जो भी आपके घर में है उसका आप यहाँ पे डिटेल्स देंगे। नेक्स्ट डिटेल आती है आपके जो है, अगर बच्चे कहीं बाहर कंट्री में पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए ये कॉलम है, इसमें तो आपको नीली रखना है, ठीक है। वैसे किसी के हैं अगर बाई चांस बाहर तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अपनी सेल्फ डिटेल्स भरनी होगी आपकी खुद की, तो वो सेल्फ डिटेल क्या है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर भरने हैं, नेशनलिटी आपकी जो भी इंडियन, आप हिंदू जो भी भर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपने ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म में जो भरा था वही चीज़ सेम भरनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको भरनी होगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपकी एज कितनी थी वो भरनी होगी, और एज 8 मैट्रिकुलेशन, ये एज आपने पहले भर चुके हैं, ध्यान रखना, ये एज आप पहले भर के आ चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट वाली जो मैंने पहले बताई थी। एक स्टेप में था ना एज 1, वहाँ पे आप भर के आ चुके हैं, वही डेट यहाँ पे आएगी।
एज ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं तक, जब आपने 10वीं का रिजल्ट आया तब तक आपकी एज कितनी थी, वो एज यहाँ पे भरनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर आपका एड्रेस वाला आता है। ये एड्रेस हर बार भरवाएंगे, हर बार देखते रहना कितनी बार भरवाएंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा आपका, यानी जहाँ पे आपका जन्म स्थान है वो, तो वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करना। फिर आपका घर कहाँ है, डोमिसाइल एड्रेस आपको देना होगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह देना है। फिर आपका आता है यदि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, आप यदि शेड्यूल कास्ट थे यानी एसटी से अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना नो रखना है। तो आप SC ST से हैं तो ही यस करें, वरना नो करें। रिलीजियन आपको क्या करना है, रिलीजियन आप यहाँ पे आपको हिंदू करना होगा। नेशनलिटी आप वहाँ पे इंडियन कर सकते हैं, यहाँ पे रिलीजियन हिंदू रखना है। ठीक है, बाकी क्या हो गया। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या है, जब आप 15 साल के थे तो उससे पहले जो भी आपने पास आउट किया है उसकी डिटेल यहाँ नहीं मिलनी। 15 साल के बाद जो आपने पास आउट किया, जैसे किसी ने 10वीं की है 15 साल के बाद की है, और किसी ने, मोस्टली 10वीं लोगों ने 15 साल से पहले कर ली है, तो वो 10वीं की डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे जिन्होंने पहले नहीं की है। यानी मेन बात ये है, 15 साल के बाद जो आपने डिग्री की है वो डिटेल यहाँ पे आपको सारी भरनी होगी। तो 15 साल के बाद चाहे आपने 10वीं की हो, 10वीं भर देना, फिर 12वीं भर देना, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किए, तो ऐसे आपको ये 4 डिटेल्स आप भर सकते हैं। ठीक है, बाकी और क्या है इसमें, यदि आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब की है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी और इसमें कुछ है नहीं। ये देखो, ये है कोर्ट वालों के लिए जिनका कोई केस वगैरह चलता है, तो इसमें आपको क्रॉस चेक रखना है, कुछ भी नहीं करना, इस चीज़ को छोड़ो। तो यहाँ तक ऊपर तक तो ये क्रॉस चेक मैंने बताया था, यहाँ तक आपको ये कोर्ट वाली डिटेल है नहीं भरनी। अब ये मैन है एक पॉइंट, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपने ऑफलाइन के टाइम 2 पर्सन के सिग्नेचर वहाँ पे करवाए थे अटेस्टेशन में, वही 2 सिग्नेचर यहाँ पे सेम के सेम आपको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, जो आपने ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म में लिखे हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे भैया आपका फॉर्म होता है ख़त्म। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको एक रिसिप्ट भरनी होगी 100 रुपये की। 100 रुपये का पेमेंट करते ही आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। अब दिक्कत ये आएगी कि पेमेंट आपका जो है 100 रुपये कट जाते हैं, लेकिन आपका पेमेंट का स्टेटस है वो नल दिखाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका पेमेंट कट गया तो आपका फॉर्म डन है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको जब प्रिंट मिलेगा तो उसमें क्या होगा, आप सोचेंगे यार मैंने ये भरा था लेकिन इसमें तो ये दिखा रहा है प्रिंट में, ये ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डिटेल चेक करना, आपने अगर सही बताया तो वो सही है। ये साइट का एरर होता है, पेमेंट नल दिखाना, या कोई डॉक्यूमेंट है वो आपका जैसे 10वीं की मार्कशीट BSc में दिखाना, वो चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का गौर कीजिएगा, जैसे आपने BSc भरा था लेकिन उसमें प्रिंट जब आया उसमें नहीं है BSc, ये इग्नोर करें इस चीज़ को। ठीक है, इसको मतलब ऐसे कलेजे से नहीं लगाना, वो चीज़ नॉर्मल है, वो साइट का एरर होता है, तो उसको आप 48 घंटे बाद रीप्रिंट कर लें, आपका सही आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज लाइव जरूर आइएगा भाई अपने जन्मदिन के अवसर पे। ठीक है, 2 तारीख है आज, 2 तारीख के दिन आपको लाइव आना है, और इतनी वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।